नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की 5वीं नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज बिना महकमों के मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में शुरू हुआ। एक तरफ जहां धामी सरकार के मंत्रियों को अब तक विभाग नहीं मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रार जारी है। लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत दम दिखाते हुए विधानसभा सदन के बाहर महंगाई के विरोध में धरने पर बैठ गईं। कांग्रेस के भीतर उपजी गुटबाजी रह रहकर बाहर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें मेरी हार से भी चैन नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदयेश का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की। सुमित हृदयेश का कहना है कि अनुशासन बीजेपी में ज्यादा है और कांग्रेस के लोगों को अनुशासन बीजेपी से सीखना चाहिए। आगे सुमित हृदयेश ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारकर भी मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी से किसी विधायक की आवाज तक नहीं आई। कांग्रेस में भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरा हक है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो मंत्रिमंडल बना, कुछ बना, चाहे उसमें जो भी लोग आए, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा बनाए गए और वो हार चुके थे चुनाव, लेकिन वहाँ पे किसी ने मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। तो ये तो देखिए, जो हाईकमान का आदेश हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हाईकमान एक निर्देश दे दिल्ली से, कई हम सब जितने लोग हैं, चाहे मैं अपनी माता जी की बात करूं, चाहे मैं सुमित हृदयेश की बात करूं, हम सब लोगों को ये जो आज अवसर मिला है विधानसभा में जाने का, विधायक बनने का, ये हमारी पार्टी ने दिया। तो जो पार्टी का हाईकमान है, उनका जो निर्देश है वो सर्वोपरि होना चाहिए और उसके आगे सुमित हृदयेश के मुंह से आप कभी बयान नहीं सुनेंगे। जो उनका निर्णय वो उसका स्वागत है, वो हमें स्वीकार है। चलो बगल में बैठते हैं। तो उत्तराखंड की 5वीं निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज बिना महकमों के मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में शुरू हुआ। एक तरफ जहां धामी सरकार के मंत्रियों को अब तक विभाग नहीं मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी रार जारी है। लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत दम दिखाते हुए विधानसभा सदन के बाहर महंगाई के विरोध में धरने पर बैठ गईं। कांग्रेस के भीतर उपजी गुटबाजी रह रहकर बाहर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें मेरी हार से भी चैन नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। और दिनेश शक्ति जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीमा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। आज उत्तराखंड की नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आहूत किया गया, लेकिन ये बड़ी विडंबना रही कि बिना मंत्रालयों के बटे आज मंत्री भी पहुंचे वहां पर। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्र आहूत करना पड़ा। जी, थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को मानने वाली पार्टी है और बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, तो ये देखा जाता है कि किस तरीके से कौन कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाए जो अच्छी तरीके से 5 साल तक उसका निर्वाह कर सके। तो इसमें मंथन में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो भी रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे होंगे और जनहित के लिए होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही मेन जनहित के लिए कार्य करना है। हाँ, लेकिन विधानसभा का क्योंकि कार्य सुचारू रूप से चलाना जरूरी था, इसलिए बिना मंत्रालय दिए ही चलाया गया। और नेता प्रतिपक्ष तो कांग्रेस को सोचना चाहिए जल्द से जल्द उसका नाम घोषित करे। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, सुमित हृदयेश के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी मैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है कि अनुशासन अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखें।
अपना बयान है, अच्छी बात है। अभी नौजवान हमारे विधायक हैं, बेहतर है कि सीखना चाहिए जीवन में। लेकिन अनुशासन कैसा था वो आपने चुनाव में देखा होगा कि कौशिक साहब को संजय गुप्ता जी और यतेश्वरानंद क्या कह रहे थे। ये उनको मुबारक हो, मुझे इसमें जाना नहीं है। हमारा अनुशासन है, ये लोकतंत्र पार्टी है। लोग अगर हमको बोलने की भी आजादी नहीं होगी तो हम लोकतंत्र में कैसे जिएंगे। अपनी बात कहने का, अपनी फोरम पे, अपने प्लेटफॉर्म पर कहने की अवश्य अपनी बात कहनी चाहिए। कोई डिक्टेटर शाही नहीं है, ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सम्मान करना चाहिए, बल्कि अपनी बात कह रहा है कोई। पर अच्छी बात है, सुमित जी नौजवान हैं, अभी पहली बार विधायक बने। निश्चित तौर पर उनको अनुशासन तो परिवार से मिला हुआ है। इंदिरा हृदय जी इतने लंबे समय तक विधायक का रही हैं, तो जरूर उनके राजनीतिक खून में है। उनके बयान से आप पार्टी में इत्तेफाक रखते हैं सर? नहीं, मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ अनुशासन है। अनुशासन तो अपनी बात कहने का अधिकार जरूर होना चाहिए। इसे अनुशासनहीनता नहीं है कि अपनी बात ना कहे। पर निश्चित तौर पर मुझे भाजपा से अनुशासन नहीं चाहिए कि संजय गुप्ता वो मदन कौशिक को क्या कह रहे हैं, यतीश्वरानंद क्या कह रहे हैं, चुपाल साहब क्या कह रहे थे। ये मुझे उनका बीजेपी को ही मुबारक हो। हमको अपनी बात पर रहना चाहिए। अपनी आइडियोलॉजी हमारी जो कांग्रेस की है उस पर हमको निश्चित तौर पर रहना चाहिए। चलिए, दिनेश शक्ति जी आवाज मिल रही है आपको सर? हाँ जी, मिल रही है। एक तो सर उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया। उधर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो अभी तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पाई है। इस बीच बड़ी बात यह है कि सुमित हृदयेश कह गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को अनुशासन भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। इन तमाम बयानों को और सियासी माहौल पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले है कि भाजपा से अनुशासन सीखना चाहिए। भाजपा को अनुशासन किससे सीखना चाहिए ये उनको खुद नहीं मालूम। अपना ये मुख्यमंत्री भी तय कर पाए थे, हाईकमान के दरबार में जाकर मुख्यमंत्री तय किया, तो इनका अनुशासन उस वक्त कहा था। नंबर दूसरी बात ये है कि प्रतिपक्ष नहीं है। प्रतिपक्ष की ना होने का कारण भी कांग्रेस की भीतर घात जो है, इनका आपस की गुटबाजी के कारण ये बन नहीं पाया। नंबर तीसरी बात आपने ये कहा कि मंत्रियों को अभी तक विभाग नहीं मिला, बगैर विभाग की उन्होंने सत्र चालू किया। ये इनका इंटरनल मामला है भाजपा का। जब ये खुद मुख्यमंत्री अपने आप को भी नहीं समझ पाए, ये विभागों को कैसे बांट पाएंगे, विभाग कैसे देंगे। अब ये विभागों के बारे में जो इनका बंटवारा होगा उसके अंदर भी खींचातानी शुरू हो जाएगी कि मलाईदार विभाग कैसे हमें मिले जाए और बिना मलाई के विभाग किसको दिए जाए। इन सबके चलते सत्तार महाराज भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अपनी हावी दिखाने का चाह रहे हैं। उधर धामी जी भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अपने हावी दिखाना चाह रहे हैं। हावीपन जो है, ये हावीपन इस वक्त इसको शोभा नहीं देता, इस वक्त अपने गठन को शोभा देता है। दूसरों को राय देना बड़ा आसान है कि तो भाजपा से बना ली जाए या उससे बना ली जाए। पहले सबसे पहले ये कि अपने विधायकों के साथ मिल के अपने आप के अंदर सलाह लेनी चाहिए कि हमें आपस में क्या करना है। सत्र करना जारी था, इस सत्र के अंदर मैंने पढ़ी कि आपने एक चीज नोट की होगी, जो हमारे गवर्नर साहब के ने जो भाषण वहाँ पे दिया 1 घंटे का 14 पन्नों का इन्होंने भाषण दिया, उस 14 पन्ने के अंदर फिलहाल इनकी अपनी केस स्टडी। आपका कोई भी धार्मिक जी ने जो घोषणाएं की, 500 से ज्यादा घोषणाएं करी, किसी का जिक्र ही नहीं था इस भाषण के अंदर, गवर्नर साहब के भाषण के अंदर। ये भाषण ब्यूरोक्रेट द्वारा तैयार किया गया था जिसको मालूम ही नहीं है क्या होना क्या नहीं होना। जो इन्होंने घोषणा की किसी का कोई जिक्र नहीं है। ये सारा का सारा जो भाषण था, गवर्नर का भाषण जो था, वो सारा पूर्व पिछले सत्र का था।
जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम होना था, जो नहीं हुआ, जो इस बार ये पूरा करने की कोशिश करने के लिए इन्होंने कहा। ये सारी चीजें जो है इनको देखना चाहिए था कि जो गांधी जी ने इलेक्शन के पीरियड में जो डिक्लेरेशन की और उनकी घोषणा की, इसमें से किसी एक मुद्दे को भी इस भाषण के अंदर कहीं सुनने को नहीं मिला और न ही कहीं दिखाई दिया। सिर्फ 13 नंबर पेज के ऊपर 5-6 पॉइंट ऐसे थे जिसमें से 3-4 पॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले भी थे, अब भी है, और जब बीजेपी की सरकार नहीं होती तो भी होते। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा अपना कहना यही है मैडम कि इन लोगों को दूसरों को राय देने से बेहतर ये है कि आप अपने आप को सुधारें और अपने आप को काम करने की आगे क्षमता बढ़ाएं। फिलहाल तो खैर बीजेपी ने राय नहीं दी है, कांग्रेस पार्टी के ही नए विधायक राय दे रहे हैं अपनी पार्टी को सर, तो उस पर चर्चा हम कर रहे थे कि क्या जो राय सुमित हृदयेश दे रहे हैं अपनी पार्टी को वो राय सही है। चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। सीमा डोरा जी, आज भी सदन में काफी हंगामा मचा रहा। अनुपमा रावत जहां सदन के बाहर धरने पर बैठी रही तो वहीं अंदर भी कम हंगामा नहीं हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे विधायक। जी, जैसे कि राज्यपाल जी का जो भी भाषण था उसमें उन्होंने अपनी पुरानी योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि हमने क्या क्या चलाई थी और कितना जो लाभ मिला उससे जनता को, और हमारी पार्टी हमेशा जनता के लाभ के विकास के लिए ही काम करती चली आ रही निरंतर, और आगे भी जो हमारी योजनाएं हैं उसका भी हल्का फुल्का डिस्कस हुआ और आगे अभी होना बाकी है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा तो मुझे नहीं विवादित बयान लगा कि जिससे अभी हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कि उसमें कुछ भी विकास की बात नहीं करेगी, तो जनता के हित की और विकास की ही बातें उन्होंने सारी बताई है राज्यपाल जी ने। वो कह रहे थे कि अभी जो 500 से ज्यादा घोषणाएं करके गए धामी जी चुनावों के समय में, उस बारे में भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए था राज्यपाल जी को। डेफिनेटली जो उन्होंने घोषणाएं की उसमें तो काम होना ही है ना, उसमें कुछ कहने की ऐसी बात है नहीं, क्योंकि जितनों के ऑर्डर्स निकल चुके हैं और बाकियों के निकलने बाकी है, तो शासन आदेश तो मुख्यमंत्री जी ने निकालना है, वो निकल जाएगा। तो जो राज्यपाल हमारी घोषणाएं हैं, जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, क्या राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से क्या सरकार भाग रही है? नहीं, भाग क्यों रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ सरकार के अगेंस्ट तो कुछ कहा नहीं। उन्होंने सरकार की योजनाएं बताई कि जितनी योजनाएं हमने चलाई थी और कितने % लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों ने उससे आवाज आ रही है, बताइए सीमा जी। और दूसरा, अनुपमा रावत महंगाई के विरोध में आज सदन के बाहर धरने पर बैठी रही थी। जी देखिए, महंगाई ऐसा कुछ नहीं, पेट्रोल की हल्का सा अब रेट बढ़े हैं। देखिए, जब इतना युद्ध होगा, पेट्रोल की प्रॉब्लम होगी तो थोड़े से तो बढ़ेगा ही। आपको इसे सोचना ही पड़ेगा कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, तो उस बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला कि हजारों युद्ध तो उस समय भी चल रहा था सीमा जी, जब चुनाव चल रहे थे, युद्ध तो उस समय भी था, लेकिन उस टाइम पर पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि एक तरीके से रुक गई थी, लेकिन जैसे चुनाव के नतीजे आए तो रिटर्न गिफ्ट मिल गया जनता को। उस समय युद्ध की शुरुआत हुई, अब युद्ध चरम सीमा पे पहुंचा हुआ, और साथ में इन्होंने तब तो कुछ नहीं अप्रिसिएशन किया जब 20,000 लोगों को हम निकाल के ले आए फ्री में, तो अप्रिसिएशन भी करे ना। अगर पेट्रोल बढ़ा है तो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो उसको समझना चाहिए कि उसके पीछे रीजन क्या है। इतना सॉलिड रीजन है, सबको पता है कि समय आने पे घट भी जाएंगे। आरपी रतूड़ी जी, इस विकट परिस्थिति में सबको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, महंगाई को जस्टिफाई कर रही है सीमा जी। आरपी रतूड़ी जी। लवी जी, भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है कि जब महंगाई कांग्रेस कार्यकाल में 4 रुपए बढ़ जाए तो तब तो महंगाई डायन हो जाती है, और गैस सिलेंडर जब 50 रुपए बढ़ जाए तब इनकी वो प्रेमिका हो जाती है, तब ये इनको प्रेम हो जाता है उससे। केवल कांग्रेस के कार्यकाल में इनको डायन दिखाई देती है। आज इनको कभी कोरोना दिखता है। अरे आपको ये मालूम होना चाहिए 2013 और 14 में जब 143 रुपए
प्रति बैरल कच्चा तेल था, तब भी वो 70-72 रुपए था। आज तो कच्चा तेल 110 रुपया है अभी। यहाँ तक कि वो 40 रुपए भी पहुंचा, लेकिन तेल सस्ता नहीं हुआ। और बहाना कभी कोरोना का है। अरे भाई, आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो लिया, 1,69,000 रिजर्व बैंक का पैसा आपने वो कहाँ लगा? सवाल ये है कि आपका उत्तराखंड पर मैं आऊं कि आप दृष्टि पत्र, आप कहते हैं ये हमारा सोच है, विचार है, सौर है हमारी, लेकिन आप पहली कैबिनेट बिठाते हैं तो दृष्टिपत्र नदारद रहता है। अब आपकी सदन में जाते हैं तो, क्योंकि महामहिम राज्यपाल तो वही भाषण पढ़ते हैं जो सरकार द्वारा लिखा गया होता है, तो सरकार ने अपनी पिछली उपयोगिता को दिखाने का काम किया। वर्तमान विजन तो उसमें क्लियर कहीं है नहीं कि मेरे दृष्टि पत्र में केवल ड्रामा करके प्रदेश अध्यक्ष जी और जो इनके प्रभारी हैं वो जाते हैं कैबिनेट की बैठक में, वहां अपना अपना दृष्टि पत्र देता है कि ये इनके अनुकूल काम होना है, लेकिन वो नदारद है। अरे आपने जो वादे किए हैं, कहीं दृष्टि पत्र में वादा नहीं था सिविल उसका, समान नागरिक संहिता का कहीं था नहीं। आपने पहली कैबिनेट में जनता लिया से जुबान के जरिए तो वादा करके आए थे ना धामी जी की जैसे ही सत्ता हमारी सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें ये प्रस्ताव पास किया जाएगा। सर वही वादा पूरा कर रहे हैं वो अपना। पल्लवी जी, जिस जगह पर, जिस विधानसभा पे उन्होंने ये घोषणा की थी, वहां की जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया उनको। धामी जी की बात को कहाँ माना, धामी जी को तो रिजेक्ट किया। अरे ये तो अन्य विधानसभाओं में जीत के आए, मोदी जी का मैजिक चला या क्या हुआ, जो हुआ जीत गए, लेकिन धामी जी को तो रिजेक्ट किया। इसका मतलब उनकी बात पर वहां सहमति नहीं है। अरे संकल्प पत्र जो होता है, वो दृष्टि पत्र जो होता है, वो पार्टी का विजन होता है। उस विजन पर तो काम नहीं किया। जो हारी हुई बात पर, जिस बात पर वो विधायक तक नहीं बन पाए, उसको महत्व दे दिया। जिस बात को रिजेक्ट कर दिया जनता ने, उसको महत्व दे दिया, उसको पहली कैबिनेट में लिया है। लेकिन जो पार्टी का संकल्प था, जो दृष्टि थी, उसको तो पहली कैबिनेट में कहीं पर एक बिंदु भी अगर सीमा जी बता दें तो। ठीक है, सीमा बेरा जी पूछ लेते हैं सर, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सीमा जी। जी, जैसे कि दृष्टि पत्र की बात कर रहे हैं, तो दृष्टि पत्र तो हमने पहले ही कह दिया, वो घोषणा पत्र तो होता है ना सर। दृष्टि पत्र घोषणा पत्र होता है, वो सारी तो घोषणाएं हमने कर ही दी है, उसको अब दोबारा से रिपीट करने की क्या जरूरत है? वो सब तो होना ही है जो हमने दृष्टि पत्र में दिया, वो सारा कुछ कंप्लीट होगा। वो 5 साल पड़े, अभी तो आपने पहली बैठक में ही आपने बोलना शुरू कर दिया। और रही आपने धामी जी की बात कर दी कि आप सिविल कोड कैसे लागू करेंगे, क्योंकि धामी जी को उन्होंने, जनता ने अस्वीकार कर दिया। खटीमा की जनता की बात मत करिए सर, 70 विधानसभाओं को देख रहे थे वो, और उनके, अगर आप कहते हो कि उनके चेहरे पे हमने चुनाव जीता, अगर ऐसी बात भी है, जनता ने भी ये स्वीकारा कि मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उनको बनाया गया मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब ये है कि मैडम को देखते हुए 48 सीट्स जीती हैं। चलिए ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक लेते हैं। सीमा जी तुरंत हाजिर होंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिनेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, अभी तो हरीश रावत की कुंठाएं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके द्वारा लगातार कोई ना कोई बयान दिया जा रहा है। अब एक बार फिर से उनका बयान सुर्खियों में, और अपनी ही पार्टी पर वो बार बार निशाना साध रहे हैं। मैडम, जो आपने थोड़ी देर पहले मुझे यही कहा था कि जो बयान दिया भाजपा से हमने तो वो लेनी चाहिए,
कि हमें क्या करना है। तो जो कांग्रेस के विधायक ने ये बात की तो उसकी सबसे पहली बात मैंने आपको पहले मीटिंग में भी की थी, आज भी कहता हूँ कि ये उनके भीतर घाट की बात है और ये बात बोलेंगे। नंबर दूसरी बात ये कि हरीश रावत का जो अपनी पार्टी के अंदर रवैया है वो इतना संतोषजनक नहीं है कि जो उनकी लोग उनकी बात माने और उनके साथ चले। इसीलिए चाहे प्रतिपक्ष का चुनाव न होना सबसे बड़ा कारण ये है जो हाईकमान के दरबार में जा चुका है। और जहाँ तक मेरी सोच है, सब समझ है, ये प्रीतम सिंह जी के अलावा किसी को भी प्रतिपक्ष नेता नहीं चुनेंगे और ना ही इनको चुनना चाहिए। नंबर तीसरी बात ये है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए सर आपको कौन सा नेता उचित लगता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नेता के लिए 7-8 आदमियों ने अपने आप को अप्लाई किया हुआ। देखो किसका नाम हाईकमान आज रात तक डिसाइड करती है। हो सकता है कि हर्ष सिंह भी हो सकते हैं, जिस वजह उनकी चर्चा चल रही है और जो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार बैठे हैं। नंबर तीसरी बात, सीमा जी ने कहा महंगाई के ऊपर कि युद्ध चल रहा है, इसलिए तेल महंगा हो गया इलेक्शन के बाद। आज 8 दिन के अंदर 5 बार रेट तेल के बढ़े, उसका युद्ध से क्या कारण बन सकता है? ये सीमा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि युद्ध का कारण हिंदुस्तान के साथ उस तेल से क्या मतलब है? वो उसकी महंगाई का हिंदुस्तान में इंडिया से क्या लेना चाहिए हिंदुस्तान का? और इसी तेल और डीजल की वजह से ही हर चीज महंगी होगी, हर चीज है। आप देखिए सब्जी दाम देखिए 80-90 रुपए से कम किसी को नहीं मिल रही। एक आम जनता, एक आम आदमी क्या करेगा, कैसे करेगा? सीमा जी खुद ही अपने दिल पे आकर के गई, अपने कैसे चलाएंगे और कैसे करेंगे, विधायक है और प्रवक्ता है, सब कुछ है। नंबर दूसरी बात जो मैंने ये कहा कि हमारे जो विधायक जो संकल्प जो है इनका वो घोषणा पत्र, इसके अंदर तीनों चीजें नदारत थी। जो घोषणा पत्र में लिखा है, जो गवर्नर साहब ने पढ़ा, उसके अंदर न दृष्टि थी, न विकास था, न संकल्प था। जब घोषणा पत्र के अंदर आपकी ये तीनों चीजें नदारत है और आप क्या काम करेंगे, किस वजह से कैसे काम कराएंगे, सरकार कैसे काम करेगी, ये चीजें इनको सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। तो जो घोषणाएं हुई है उसके करीब ये तो जितना भी था ये सारा पुराना ही था, इस बार का ये नहीं था। हाँ जी जी, मैंने जैसे कहा कि हमने जो भी विजन में लिखा है, अपने विजन पत्र जो घोषणा पत्र में लिखा है, वो सब कुछ हम पूरा करेंगे। और संकल्प हमने पहले ही ले लिया, बार बार उस संकल्प को दोहराने की जरूरत नहीं है सर। हम जो कमिटेड है वो हम पूरे करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य ही यही रहा है कि किस तरीके से विकास की धारा बहाती जाए, और हम बातें रहेंगे। तो उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आज गवर्नर के स्पीच में ये चीज नहीं थी, लेकिन जो भी हमने कमिटमेंट्स करे उन सारे पूरे होंगे। देश के हित के लिए जो भी हमको करना होगा वो करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। वो पूछ और रहे हैं समय कि समय पर पेट्रोल आप डीजल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं और इसका रूस यूक्रेन युद्ध से क्या लेना देना, वो पूरा जानना चाह रहे हैं आपसे। जी देखिए, पेट्रोल की सप्लाई में प्रॉब्लम तो आती है ना युद्धों में। कितना आयात हो रहा है वहां से कि इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि बिल्कुल रोजाना बढ़ रहे हैं? आपके हिसाब से वो 80 पैसे या 50 पैसे होंगे, लेकिन रोजाना 80 पैसे अगर दाम बढ़ेंगे तो आप ही सोच लीजिए एक हफ्ते में कितनी कीमतें बढ़ जाएंगी। सीमा जी, नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अभी बढ़े हैं तो कंटिन्यूटी में बढ़ते रहेंगे। 10 रुपए बढ़ते हैं तब 1 रुपए घटाया जाता है सीमा डोरा जी। और अभी की आप देख लीजिए, पहले की भी बात देख लीजिए, अभी तो छोड़िए, कब से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। और जैसे चुनाव नजदीक आए तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बाद दाम कम हो गए, फिर रुक गया, उसके बाद अब जब रिजल्ट आ गए हैं फिर से शुरू कर दिया गया है इनको इंक्रीज करना प्राइस, और अब रूस यूक्रेन युद्ध का नाम लिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी में बढ़ते रहेंगे। अब ये सोच तो जरूर रहे हैं हमारे गृह मंत्री भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए और जल्दी ही इस पर विचार विमर्श किया जाए। जब गुजरात हिमाचल के इलेक्शन पास में होंगे तब जरूर रिड्यूस हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद लग रही है। ऐसे नहीं होता, लेकिन देश चलाना होता है, कहाँ कहाँ जरूरतें होती हैं और क्या इम्पोर्टेंट होता है वो देखा जाता है। और ये सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों की बात नहीं है, आप देख लीजिए ना, खाद्य तेल की कीमतों में कितनी वृद्धि हो रही है, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। और हर चीज की बढ़ती कीमत को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ देना कितना सही है, आप ये बताएं।
चलिए सीमा जी, मैं आपका जवाब लूंगी। इस समय सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। तो विधानसभा सत्र से बाहर निकलते हुए पुष्कर सिंह धामी मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आए। एक बार फिर से हम अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सीमा डोरा जी, मैं जानना चाह रही थी कि हर चीज पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, क्या उसे रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ देना ठीक है? नहीं, देखिए मैडम, काफी टाइम से इंक्रीज नहीं भी हुआ था, जो शायद डिमांड थी कि थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। तब चुनाव लड़ना था। चुनाव से जोड़ते हुए मत सोचिए कि चुनाव होता है इसलिए हमने नहीं इंक्रीज किया। एक होता है, टाइम टाइम पे इंक्रीज चीजें होती हैं, रेट्स इंक्रीज होते हैं। बाकी हाँ, फर्क तो पड़ता है, युद्ध कहीं अभी पर भी कहाँ हो है रहा हो। स्मृति ईरानी, जो यूपीए के समय में सड़कों पर नजर आती थी, चूड़ियां भेजी जाती थी और ना जाने क्या क्या, अभी नजर नहीं आ रही है वो महंगाई के मसले पर कुछ भी बोलने के लिए। देखिए, जो हमारा समय था और हमने जो काम करना था हमने किया। जो जो इनको विपक्ष को करना है वो करे। आरपी जो रतूड़ी जी। इनको किसी ने नहीं रोका, इनको किसी ने नहीं रोका कुछ करने के लिए। ये विपक्ष में है, जो इनको लगता है कि सही है ठीक है, जो गलत लगता है उस पर भी आवाज उठाए। हमने तो कभी नहीं रोका। हमें तो एक सशक्त विपक्ष चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं एक सशक्त विपक्ष चाहिए। आपसे सवाल कर रहे हैं मैम, उसका जवाब तो कोई जस्टिफिकेशन वाला मिल नहीं पा रहा है कि हाँ आप कोई लॉजिकल मुझे बात बता पा रही हैं। जस्टिफाई करने लग गई है भारतीय जनता पार्टी इस बार की महंगाई को, और ये बात समझ से परे है कि यूपीए की महंगाई आपको वाकई में डायन लगती थी, लेकिन अपनी महंगाई को आप आत्मनिर्भरता से जोड़ देते हैं, कभी कोविड से जोड़ देते हैं, कभी किसी युद्ध से जोड़ देते हैं और जस्टिफाई करने लगते हैं महंगाई को। आरपी रतूड़ी जी। पल्लवी जी। अब सीमा जी कितना अध्ययन करती है मैं नहीं जानता, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि हमको यूक्रेन से कितना तेल आयात होता है। जो युद्ध की बात ये बार बार कर रही हैं और खुद भी इस बात को कह रही हैं कि ये विपक्ष को करना चाहिए। अरे आपके जो वादे हैं जनता को, आपने कहा था कि हम महंगाई घटाएंगे, ये आपके वादे नहीं थे? आपके बेरोजगारी हटाने के वादे नहीं थे? अगर आपके वादे नहीं है तो फिर आप कह दीजिए ना कि जनता अपने आप पर आत्मनिर्भर हो, उसकी अपनी आत्मा पर। आपने तो आत्मनिर्भर भारत की बात करने के बजाय आपने तो उसकी आत्मा पर छोड़ दिया, उसकी आत्मा पर निर्भर कर दिया कि बेरोजगारी बढ़ाएंगे तो वो कुछ ना बोले, हम महंगाई बढ़ाएं तो युद्ध की बात करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पल्लवी जी को, आपको इनको याद दिलाई कि वो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेज रही थी। आज कहाँ गई वो चूड़ियां? आज कहाँ गए भाजपा के लोग? 4 रुपए सिलेंडर बढ़ा था, इन्होंने तहलका मचा दिया था। आज 50 रुपया एक सिलेंडर 1000 पार पहुंच गया। आप केवल आप इस जनता से वोट चाहने के लिए तो आप जब तक चुनाव होगा तो आप रेट नहीं बढ़ाएंगे। जैसे चुनाव खत्म होगा आप प्रतिदिन 80 पैसा 75 पैसा, अरे एक बार गला काट दो जनता का। जब आपने कसम खा ली कि देश को अपने 2 भागों में, एक अमीर बनाना है एक गरीब बनाना है, मध्य वर्ग को खत्म करना है, तो एक बार उसका गला काट करके सीधा सीधा कह दो कि 2000 रुपए का सिलेंडर है, तेल खाना है 220 रुपए। आपने जो सरसों का तेल गरीब के चूल्हे में जाता था वो 220 कर दिया आपने। सब्जी आज गरीब आदमी खरीद नहीं पाता, फिर भी आपको कांग्रेस के कार्यकाल में डायन लगती थी, अपने आप में डार्लिंग लगने लगी महंगाई। अरे कम से कम आप भारत के नागरिक को, आपको अपनी पार्टी में ये बात क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं कह सकते हैं कि भाई महंगाई घटाइए? क्या आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाना? अब उत्तराखंड का विपक्ष कितना तैयार है सर इन मुद्दों को उठाने के लिए? आज तो अकेली अनुपमा रावत ही बैठी नजर आई थी विरोध में। देखिए, हम इनके नाक कान खुला रखने के लिए हर समय तैयार हैं, पहले भी थे। अब क्योंकि अंधभक्ति इस देश पर भारी पड़ रही है, इस समय इन्होंने जो जातियों वर्गों में इस देश को बांटने का काम कर दिया, उससे अंधभक्ति बढ़ गई है। और जो जिम्मेदारी
सरकार की होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, उससे ध्यान बांटने के लिए कहीं जाति पे ले जाओ, कहीं धर्म पर ले जाओ, कहीं वर्ग पे ले जाओ, इस तरह से वोट पाने का काम करते हैं। लेकिन महंगाई पर इनका कोई न तो कंट्रोल है, या क्योंकि हम दो हमारे दो के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। इनको न किसानों की चिंता है, न इनको जवानों की चिंता है। इन्होंने तो एक नया फॉर्मूला भी दे दिया था, जहां कांग्रेस का फॉर्मूला था जय जवान जय किसान, इन्होंने तो उस फॉर्मूले को जय जवान पीठ किसान कर दिया था। बॉर्डर में जवानों के हाथों से किसानों को पिटवाने का काम कर दिया। तो इनका नारा भगवान बचाए इस देश को, कि अंधभक्ति से देश बचे और देश आगे बढ़े। चलिए दिनेश शक्ति जी, अभी सरकार की प्रायोरिटी में होना क्या चाहिए? जो मुद्दे इस समय ज्वलंत हैं उन पर काम करना ज्यादा जरूरी है या फिर सिविल कोड पर काम करना ज्यादा जरूरी है? बड़ा जो काम करना जरूरी है वो जरूरत ये है कि मुद्दे जो है वो उनके अलग है, लेकिन उनके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए ना। और जनता के सबसे बड़ा मुद्दे है कि जब पेट्रोल या डीजल के लिए तो उसको चाहिए, गाड़ी के लिए तेल भी तो चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा मार्केट के अंदर एक खाने का तेल रिफाइंड ऑयल जो 90 रुपए किलो था, आज वो 250, 350, 400 रुपए किलो तक मिल रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ी महंगाई डीजल और पेट्रोल ही है। क्योंकि कोई भी चीज जब आएगी वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगी, जब ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगी तो वो डीजल आएगा, और डीजल जब मार्केट में महंगा मिलेगा तो मार्केट में उसकी महंगी मिलेगी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो तेल हो। और इस मुद्दे को ऊपर ये उठाने को तैयार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले शिवाजी ने ये कहा कि विपक्ष का काम है, विपक्ष ये काम करे। विपक्ष काम करे तो विपक्ष काम करने के बाद आप लोग उसके काम करने को तैयार तो नहीं, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही तो नहीं। मैं विपक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं जनरल जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। आम जनता आदमी, जो आदमी बेचारा 5,000 रुपये तनख्वाह लेता है और उसको 5,000 से ज्यादा का राशन घर में देना पड़ता है, तो वो आदमी क्या करेगा? उसको तो आप जिंदा मारने की कोशिश कर रहे हैं। ना आपके घोषणा पत्र के जरिए से काम हो रहा है, ना आपकी तरफ से हो रहा है, ना आप हाई कमान दिल्ली से हो रहा है, किसी वजह से कहीं से नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, सब 14 से लेकर आज तक कितनी बात बड़ा, कितनी बात कम हुआ कि आप बताएंगी? आज से कुछ दिन बाद गुजरात के अंदर इलेक्शन होने वाला है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये तेल 75 रुपए 80 रुपए हो जाएगा। क्यों? कि उन्होंने गुजरात का इलेक्शन जीतना है। इस वजह से ये सारा का सारा नाटक इसीलिए किया जा रहा है। इस वक्त मार्केट में 100 रुपए कर दो, जब हमारा टाइम आएगा गुजरात का इलेक्शन होगा तो 20-25 पैसे कम कर दो, मतलब कम कर दो, 100 की जगह 80 कर दो, 75 कर दो, जनता को ठीक है जी। लेकिन अंदर खाने की राजनीति खेल रही है भाजपा सरकार। वो जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को उल्टी सीधी रास्ता दिखाने के लिए कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि महंगाई तो तब भी उतनी थी, हालांकि 2 महीने के लिए बंद हो गए थे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने, लेकिन महंगाई तो थी ना सर। तो ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिन पर इन्हें वोट मिल गया और एक बार फिर से सत्ता पर आसीन हो गए हैं? हम सत्ता में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जनता भोली भाली पार्टी की जनता है, वो समझे कि ठीक है अभी यहाँ पे सब हो जाएगा। बाहर के ऊपर कितना तो गाड़ी यूज करते हैं। लेकिन वादों की भरमार तो कांग्रेस ने भी की थी सर, और कांग्रेस से डबल तो आम आदमी पार्टी ने तो सब कुछ मुफ्त में देने का वादा कर दिया था। आम पार्टी ने मुफ्त का वादा करने के बाद पंजाब में कब्जा कर लिया ना। हिंदुस्तान में सबसे छोटी पार्टी है। अगर उसने मुफ्त में वादा करने का जो बात की थी, तो पंजाब के लिए इतनी बड़ी, इतना घंटे में 4 गुना बड़ा पंजाब, वहाँ उसने कब्जा कर ही लिया ना। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर इनके झूठे वादे थे। सबसे बड़ी चीज ये थी, वहाँ पर बादल जैसे आदमी को हराने का आम आदमी ने पार्टी किया, जो आदमी का स्वराज था पंजाब। ये समझने की बात है ना, वहाँ की जनता समझी। जहाँ के भोले वाले पहाड़ के लोग समझते नहीं है, इनके झूठे वादों के ऊपर चले और झूठे वादे के ऊपर इनको जिता है, लेकिन फिर भी इनको कुछ देर कम मिली। उनको तो समझ में आई, वो भी भीतर घाव बना होता कांग्रेस में तो इनको सीटें नहीं पड़ती, 1-2 सीटों का फर्क पड़ता। फिर ये खाने, ये परचेज करने का काम करते हैं। उसके लिए अमित शाह मास्टर है,
जैसे कि आपने एक बात बताएं सर, मैम पहली कैबिनेट की बैठक में तो आप लोगों ने ले लिया फैसला सिविल कोड को लेकर, अब आगे क्या उम्मीद की जाए, चाहे वो बेरोजगारी के मसले पर काम करना हो या महंगाई के मसले पर काम करना हो, कितनी बैठकों का इंतजार करें और कितना लंबा इंतजार करें? नहीं, मैडम ये बात सोचने के लिए लंबा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे गढ़वाल के अंदर गढ़वाल की जनता के लिए गढ़वाल का गठन हुआ था। जब 2000 के अंदर जो गठन हुआ था मैडम, उस वक्त अगर आप थे तो उस वक्त इनका पहला वादा था कि हम बाहर की किसी जनता को हम नौकरी नहीं देंगे, जो गढ़वाल का रहने वाला होगा उसी को नौकरी देंगे। इन्होंने पहले ही सत्र के अंदर 50 पद देने 17 आदमियों को लखनऊ, हल्द्वानी, बरेली उस साइड के लोगों को विधानसभा के अंदर रखी किया। मैंने ही सबसे पहले अपने न्यूज पेपर के जरिए छापा कि सर आपका जो घोषणा पत्र के अंदर था बेरोजगारी का, आपने पहले ही जो भर्ती की विधानसभा के अंदर सारे के सारे आदमी, आपने बाहर के 17 आदमी भर्ती किए, उत्तराखंड का एक आदमी भर्ती नहीं किया। तो इन्होंने मुझे 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा मानहानि का। जब मैंने इनके सामने वो स्पष्टीकरण दिखाया, इनके वादे दिखाए, इनके घोषणा पत्र दिखाए, उन लोगों के लेटर दिखाए, तब इनकी समझ में आया। तो इन्होंने कहा कि हम आपसे वादा चाहते हैं कि आज के बाद हमारे खिलाफ आप न्यूज नहीं छापेंगे। ये तो इनका करेक्टर है मैडम। मैं बहुत बड़ा आरोप लग गया है आप पर, पूरे प्रेस को कंट्रोल करने का आरोप, और ये बड़ी बात कह के गए हैं यहाँ पर दिनेश जी। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड सत्र पर हम बात कर रहे थे सीमा डोरा जी, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है कि आप पर तो प्रेस को कंट्रोल करने का आरोप लग रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश जी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ खबरें मत छापिए। पल्लवी जी, आपको कितनी बार कहा गया? दिनेश जी को कहा गया। ने आपको कितनी बार कहा गया? मैं दिनेश जी की बात को क्या प्रूफ करते हैं? सिद्ध क्यों नहीं करा? अब तक चुप क्यों बैठे रहे वो? आज क्यों कह रहे हैं? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप नेता प्रतिपक्ष की तरह बैठे हो वहाँ पे, नेता विपक्ष की तरफ से आप बात कर रहे हो। आप हमारे आप न्यूट्रल बात ही नहीं कर रहे हो, आप तो कंटिन्यू आप बीजेपी के ऊपर जैसा लगा कि आप धरना देके बैठ जाओ। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, अभी तक 6 महीने का राशन एक्सटेंड कर दिया कि गरीबों को दिया जाए, उसके लिए तो आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ देखिए गरीबों के लिए 6 महीने राशन और बढ़ा दिया गया। एक शब्द वो भी बोल देते थोड़ा सा। आप कहते हो उत्तराखंड की जनता ने क्या देखकर वोट दिया, क्या जनता ने, भोली भाली जनता। आपके पहाड़ के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं सर जी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सोच समझ के अगर वो बेवकूफ होते तो वो आम आदमी पार्टी को ना वोट दे देते फ्री के लालच में, पर नहीं दिया। क्योंकि कोई भी राष्ट्र महान तब बनता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हो। तो लोगों ने ये देखा, लोग सर जी मुझे बोलने दीजिए, सॉरी सर आप मुझे बोलने देंगे। अब मैंने आपकी कोई बात को काटा नहीं, मैं सुनती रही आपकी बात को। आपने बहुत सारे दोषारोपण करे, आप कंटिन्यू बोलते रहे, मैं आपसे सुनती रही। आपने जो भी बोला हो सकता कुछ सही भी हो, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप हर जगह गलत है, लेकिन आप कभी कभी दोनों पक्षों को देखते हो, और आप यहाँ बैठे भी इसीलिए कि आप सच दिखाने के लिए बैठे। आप लग रहा है आप कांग्रेस की तरफ से आए हुए, आप यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हो। आपने तो कभी नहीं करी, आपने अपने देश की सुरक्षा की बात नहीं करी, आपने लोगों की भलाई की बात नहीं करी। जनता भाजपा से कोई लेना देना नहीं। मैं तो आपके अभिभाषण के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपने महंगाई और अभिभाषण की बात की। सर आप किसी पुरानी खुंदक को निकाल रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। आपने क्या बताया, आपने कहाँ बताया कि हमारे 20,000 लोग सुरक्षित आ गए यूक्रेन से? आपने तो कहीं तारीफ नहीं करी, आपने तो उसको मोदी की तारीफ ही नहीं करी जिस मोदी जी को पूरे विश्व सम्मान दे रहे हैं। आपने तो उस मोदी जी की धज्जियां उड़ाने में उतारू बैठे हुए। आपको तो ऐसा लगे पर्सनल ग्रेजेस निकाल रहे हैं, पर्सनल ग्रेजेस निकाल रहे हैं।
मैंने तो मोदी जी का जिक्र ही नहीं किया, आप ही मोदी जी का जिक्र कर रही है। सर मैंने जी, तो पेट्रोल का जिक्र किया है आपसे। तो आपने कैसे बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी मैंने ने ये मोदी करा? मैं तो ये कह रहा हूँ। आपने कहा कि कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ियां। तब मैंने कहा था कि जब हमारा काम था ये करना, हमने करा। हमने विपक्ष को कभी रोका थोड़ी ना कुछ करने को। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, हमने कभी मना नहीं करा। हमें एक सशक्त विपक्ष चाहिए, हमें इतना विपक्ष नहीं चाहिए जो होता रहे। किसी पार्टी की बात करता ही पूरे नहीं। 4.5 वर्ष होता है ये हिजड़ा विपक्ष, सिर्फ 6 महीने के लिए उठता है चुनाव से पहले। हमें नहीं चाहिए ऐसा विपक्ष, ना जनता को स्वीकार ना हमें स्वीकार। तो चलिए ठीक है सीमा जी, शब्दों का चयन थोड़ा ठीक हो। सीमा जी अपने लैंग्वेज को कंट्रोल करके बोले तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक है, क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म भलाई के लिए नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म देश की राष्ट्र हित के लिए नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म वहाँ होना चाहिए आप इस बात पे खुश रहती है कि विपक्ष ना ही हो और हम अपना काम करते रहे। मैं इस बात को नहीं कहता। हमने कब कहा? हम तो कहते हैं उठिए जाओगे। क्या कहा? आपने खुद कहा हमें विपक्ष नहीं चाहिए। मैंने कहा हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो सोता रहे। जॉर्जेट विपक्ष चाहिए, चलिए ठीक है, आरपी रतूड़ी जी। विपक्ष कभी नहीं चाहिए होता जो सोता रहता पूरे 4.5 साल और 6 महीने उठता है चुनाव से बिल्कुल पहले। अरे पूरे 5 साल करिए ना, जनता के हित के लिए काम करिए, आपको पता होना चाहिए। सीमा जी वो तो हम खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष जो है वही हमने कहा, वही तो मैंने कहा। ये इनका घमंड बोल रहा है। इनको मालूम नहीं है कि कांग्रेस ने 57 साल सत्ता देखी है, ये तो अभी 7 साल से देख रहे हैं। ऐसा अपना घमंड अगर 57 साल देख गई होती तो पता नहीं जनता को जीने का भी हक न होता। कहाँ देश का कितना देश के लोगों के साथ अत्याचार हुआ आज तक 70 सालों में, वो देखिए। तभी तो एक बेटी को जला दिया रात को 12 बजे, अत्याचार किसानों को मरवा दिया, 700 किसानों को। ये कभी नहीं मरे 70 साल में, कभी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ, ये केवल बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है कि 700 किसानों की हत्या कर दी। आप तो जलियांवाला कांड से भी ज्यादा हत्यारे हो। हिंदुस्तान बनाया था, क्यों नहीं हिंदुस्तान बनाया, क्यों नहीं करा? आज जो हमारे लोग तड़प रहे हैं या इतना ज्यादा। अरे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस भारत के नागरिकों को जिन्होंने आपको बाहर रखा, ये देश प्रगति कर गया। अगर इस तरह से आज पहले सत्ता में एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। सीमा जी आराम से एक एक करके बात कर लेते हैं। बताइए रतूड़ी जी। मुझे बोलना चाहे तो जरूर बोले, मैं किसी की। अरे बंद करो भाई, बहुत हो गया, बहुत बोल गई। सुन लो पहले, ज्यादा घमंड ठीक नहीं होता सत्ता का। अगर कांग्रेस ने घमंड किया होता तो आप कहीं नजर न आते। आप लोगों ने करा 70 सालों में, वो अल्लाह दिखा रहे हैं कि देखिए क्या। हाँ हम बताते हैं ना। अरे भाई सुनो तो, आप लोगों ने सुनने का मादा रखो ना, सुनने का। हमारे हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी बोल नहीं सकता। अरे सुनने का मादा रखो तो बताऊंगा हिंदुस्तान किसका बना हुआ। हाँ, आज हम आंखें उठा के देखते हैं विश्व को। अरे हाँ, आप आपके दिखा, आज आपके हालत ये है कि आपके अमेरिका में आप गए थे ट्रम्प के पक्ष में, ट्रम्प की बुरी हालत हो गई है, आपके हालत है। आप झूला झुलाते हैं चाइना के प्रधानमंत्री को, और चाइना आपको आंखें दिखाता है, आपके बॉर्डर पर हमारे सैनिकों को मार देता है। अरे क्या बड़बोला बोलोगी। अरे कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए, जरा करके हिम्मत है, चाहे वो 56 इंच में सीना, चाहे वो 56 इंच का सीना। आपने बनाया लालच में सत्ता के लालच में पाकिस्तान बना, वरना बनता ही ना पाकिस्तान। अरे भाई सुन लो पहले, दमखम से इस्लामिक राज्य आपका सीना तो सिकुड़ गया, सिकुड़। उस समय क्यों घोषित करा आपने? जब एक हिंदुस्तान में बन सका तो दूसरा। अरे आपका सीना सिकुड़ गया, आपने तो हमारे किसानों को मार दिया। आप हत्यारे हो, 700 किसानों को मरवाया आपने। आपकी उपलब्धि है, देश के 700 किसानों को मरवाना आपकी उपलब्धि है। आरपी रतूड़ी जी, लखीमपुर खीरी कांड का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं, किसान आंदोलन का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं हर डिबेट में।
कितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीट लेकर गई है भारतीय जनता पार्टी? आपको तो मुझसे अरे ज्यादा सीट जानकारी होगी। निकलना लखीमपुर पड़ती खीरी थी। में कौन जीता? ये कैसे पल्लवी चमत्कार जी। हो गया? अरे पल्लवी जी, अब आप जातीय वर्ग में दोनों को डराने धमकाने के काम से वोट लेने का काम, और भगवान करे कि कैसे कैसे ये वोट लेते हैं, ये तो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, जनता है, सब जानती है। यहाँ पोस्टल बैलेट में आपने देखा होगा बीजेपी पीछे थी, बाकी वोटों में कहाँ से आगे आ गई। और 19 जो ऐसे हैं जहाँ पर हम ये गलत फहमी के हैं, 57 से 47 हुए, हम 11 से 19 हुए। सत्ता पाना अलग बात है, लेकिन ग्राफ इनका गिरा है, हमारा बढ़ा है। ये मंथन नहीं करेंगे, तभी हरीश रावत कह रहे हैं कि पहले मुझे हराने में लगे रहे कुछ लोग, वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं सर, कि पहले मुझे हराने में लगे रहे, फिर मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। अरे भैया, संजय गुप्ता भी कह रहा था, ये मैं अभी हरीश रावत के बारे में बात कर रही हूँ। अरे भाई, मैं भी कह रहा हूँ, मैं यतीश्वरानंद के बारे में कह रहा हूँ, मैं संजय गुप्ता के बारे में कह रहा हूँ। मैं बहुत सारे 8-10 ऐसे विधायक हैं भाजपा के जो लगातार कह रहे थे कि मदन कौशिक हमको हरा रहा था। क्या किया इन्होंने? मदन कौशिक के विरुद्ध कार्रवाई की। वो तो नतीजे आने से पहले बोल रहे थे ना सर, नतीजे आने के बाद तो सब शांत हो गए। तो आपके यहाँ पर लोग शांत क्यों नहीं हो रहे हैं अभी भी? रह रहकर कौन सी टीस उठ रही है सर? कोई बात नहीं, उनकी अपनी टीस है, कांग्रेस की टीस। नहीं, हरीश रावत तो नवनिर्वाचित विधायक भी नहीं है कि पहली बार वो कोई चुनाव जीते होंगे। वो तो खैर चुनाव भी नहीं जीत पाए, इतने पुराने, इतने वरिष्ठ नेता, और उसके बाद भी इस तरह की बात उनके द्वारा की जा रही है। अरे भाई, हरीश रावत बड़े नेता है, बड़े नेता की बड़ी बात है, उनकी बात को हम ये क्या कौन सा कहेंगे, हम काट जस्टिफिकेशन सकेंगे हुआ? क्या? सुमित हृदयेश कह दे तो नए नेता है, हरीश रावत कह दे तो पुराने नेता है, ये कौन सी बात हुई सर? भाई अच्छी बात है। अब मैंने कहा नहीं, मैं तो पहले कहा पल्लवी जी, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में हारे हुए को बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो विधानमंडल दल का भी अपमान है। ये डिक्टेटरशाही नहीं है, लोकशाही है, लोक का तंत्र है, जनता का तंत्र है। जनता द्वारा रिजेक्ट व्यक्ति को आप प्रदेश का छोड़ बड़े बुजुर्ग क्या गए हैं सर, घर की लड़ाई घर में ही रहे तो ज्यादा ठीक है, पड़ोसियों को भी नहीं सुनाई देनी चाहिए जब आपके घर में 4 बर्तन बज रहे हो। आपके यहाँ तो सबको सुनाई देता है कि कहाँ कितने बर्तन बज रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, वो तो आप ही को मंथन करना है कि क्या करना है। सुमित हृदयेश की बात आप लोगों को माननी है या नहीं माननी है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड के नवनिर्वाचित विधानसभा का आज पहला सत्र आहूत किया गया। सत्र के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की मांग करते रहे, हालांकि ये चर्चा नहीं हो पाई। और वहीं सदन के बाहर की बात करें तो कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत भी धरने पर बैठ गई महंगाई के खिलाफ। अब देखने वाली बात रहेगी कि विपक्षी विधायकों की मांग को क्या सरकार सुनती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।